Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the chapter of Fundamentals of Nursing, which is based on the topic of human responses to illness, stress and coping. We will discuss what kind of behavior humans show when they are in stress and how they cope it. Here are the syllabic content of the chapter. We will discuss all of them one by one in the same lecture. Before moving further, if you are new on the channel, please do subscribe it and press the bell icon and become the part of BSN Pakistan family. Our first question is define coping and stress tolerance pattern. The second question is differentiate the concept of stress as a stimulus response and transactions. The third question is identify physiological and psychological manifestations of stress. The fourth one is discuss the factors affecting coping pattern during hospitalization. The fifth one is describe various types of coping pattern, and the sixth and the last one is discuss the nursing process related to coping stress pattern. First question is define stress tolerance pattern. तो stress tolerance pattern क्या होता है? बेसिकली आपने गॉर्डन्स के जो 11 हेल्थ पैटर्न पढ़े हुए हैं उनमें से एक पैटर्न जो है वो कोपिंग का stress tolerance pattern भी है. Coping stress tolerance pattern indicate how someone will allow their personal life to be influenced by occurring events and what they will टेक अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस. तो बेसिकली इस पैटर्न का मतलब क्या है कि हमारे तक स्ट्रेस आ किस तरह से रही है, हम उस स्ट्रेस को परसीव किस तरह से कर रहे हैं, और वो स्ट्रेस या वो जो हमारी कोपिंग पैटर्न है जो हम उसको डील कर रहे हैं स्ट्रेस के साथ, वो हम किस तरीके से कर रहे हैं और उस स्ट्रेस के गुजरने के बाद हमने उससे क्या सीखा है. तो किसी इंसान का कोपिंग जो पैटर्न है या उसका जो स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब किसी भी आने वाली परेशानी को वो प्रैक्टिकली डील करेगा और उसमें से निकलने के बाद उस परेशानी से कुछ ना कुछ सीख कर निकलेगा. ठीक है. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस बेसिकली क्या होती है? सिंपल अल्फाज में कहें तो परेशानी. तो स्ट्रेस क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान जो है वो अपनी नॉर्मल बैलेंस स्टेट से थोड़ा सा हट के एक परेशानी को एक्सपीरियंस करता है, एक चेंज को एक्सपीरियंस करता है. स्ट्रेस इज अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस चेंजेस इन द नॉर्मल बैलेंस स्टेट. ठीक है. अब स्ट्रेसर क्या चीज़ है? वो चीज़ जो स्ट्रेस लेकर आएगी, दैट वुड बी अ स्ट्रेसर. A stressor is any event or stimulus that causes an individual to experience stress. मतलब जो स्ट्रेस की वजह बन रहा है वो क्या है? स्ट्रेसर. When a person faces stressors, responses are referred to as coping strategies. जब भी हमारे ऊपर कोई स्ट्रेसर आ रहा है, हमारे लिए परेशानी कॉज कर रहा है, स्ट्रेस कॉज कर रहा है, और उससे निकलने के लिए जो हम रिस्पॉन्स देंगे दैट वुड बी कोपिंग स्ट्रेटजीज. कोपिंग रिस्पॉन्सेज हम उसे कह सकते हैं या फिर कोपिंग मैकेनिज्म कह सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एज अ स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड ट्रांसैक्शन. हम देखेंगे कि हमारे स्ट्रेस जो है वो एज अ स्टिमुलस भी एक्ट करती है, एज अ रिस्पॉन्स भी एक्ट करती है और ट्रांजैक्शन के तौर पे भी एक्ट करती है कि हम डिफरेंट स्ट्रेस को डिफरेंट लोग जो है मुख्तलिफ तरह से परसीव करते हैं. तो इनको हम मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस भी कहते हैं. 3 मेन मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस आर स्टिमुलस बेस्ड स्ट्रेस, रिस्पॉन्स बेस्ड एंड ट्रांसैक्शनल बेस्ड. हम इनको देखते हैं फर्दर. स्ट्रेस को एज अ स्टिमुलस हम कब लेंगे? जब भी स्ट्रेस हमारी बॉडी में इस तरह से आ रही है कि वो हमारा कोई रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है तो स्ट्रेस एज अ स्टिमुलस कंसिडर होती है. किस तरह से स्टिमुलस कंसिडर होती है? जैसे कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है या आपको कोई एक्सीडेंट आपका हो जाता है तो उसके बाद जो आपको स्ट्रेस होती है, तो बेसिकली एक स्टिमुलस आया जिसकी वजह से आपको पेन स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ? स्ट्रेस यहाँ पे एक स्टिमुलस के तौर पे एक्ट कर रही है. इन स्टिमुलस बेस्ड स्ट्रेस मॉडल द स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ स्टिमुलस. अब उसमें क्या है? स्ट्रेस एक स्टिमुलस के तौर पे काम कर रही है. एक लाइफ इवेंट हो सकता है या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं दैट अराउज फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन दैट मे इंक्रीज द इंडिविजुअल्स वल्नरेबिलिटी टू इलनेस. जिसकी वजह से आप वल्नरेबल हो जाओ, आप इतने कमजोर हो जाओ कि इलनेस आप पर अटैक करे. तब क्या होगा? स्ट्रेस एक स्टिमुलस के तौर पे आएगी. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? द स्केल ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स इज यूज्ड टू डॉक्यूमेंट अ पर्सन रीसेंट एक्सपीरियंसेस. ठीक है. अब नेक्स्ट हमें देखना है कि कोई भी रीसेंट एक्सपीरियंस है तो वो आपके स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं. जैसे कि डिवोर्स हो जाती है किसी की, तो डिवोर्स एज अ स्टिमुलस आएगी और किसी भी पर्सन की लाइफ को टोटली चेंज कर देगी, उसके रिस्पॉन्सेज चेंज हो जाएंगे. देन प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी भी एज अ स्टिमुलस आएगी, तो उसकी अपनी स्ट्रेस होती है. थ्रू आउट द 9 मंथ्स जो है वो फीमेल एक स्ट्रेस में रहती है. तो जब तक वो प्रोसीजर हो नहीं जाता, डिलीवरी हो नहीं जाती, वो परेशानी में मुसलसल रहती है. और उसका रिस्पॉन्स क्या होता है कि स्टिमुलस आया स्ट्रेस का, जिसकी वजह से उसका थ्रू आउट वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है उसका परेशानी में गुजर गया. आपकी रिटायरमेंट एक स्टिमुलस है जिसके बाद आपके रिस्पॉन्सेस चेंज हो जाएंगे. मतलब आप जॉब पर नहीं जाएंगे, आप घर में बैठेंगे, आप कुछ हेल्दी एक्टिविटीज हो सकता है कर लें, या फिर हो सकता है आप डिप्रेस हो जाएं.
तो कुछ भी ऐसा जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है और उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं जो पहले से नहीं थे, तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेस एज अ स्टिमुलस एक्ट कर रही होगी वहां पे। ठीक है। अब अगर हम बात करें स्ट्रेस एज अ रिस्पॉन्स कब एक्ट करेगी, तो स्ट्रेस एज अ रिस्पॉन्स तब एक्ट करेगी जब बॉडी अपने नॉर्मल बैलेंस स्टेट में काम कर रही थी, हमने कुछ ऐसी डिमांड्स उस पर की, जैसे कि हमने वर्कलोड इंक्रीज कर दिया या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जो मेंटली टॉर्चर कर रहा है किसी इंडिविजुअल को, तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्सेज उसकी बॉडी में से आएंगे वो स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्सेज होंगे, मतलब वो परेशान हो जाएगा। अब इस डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया था सेलर ने, उन्होंने ये कहा था कि कुछ भी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो बॉडी से आ रहा है, कब आ रहा है, जब हम कोई भी डिमांड उसके ऊपर कर रहे हैं। सेले के मुताबिक क्या था कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेन और पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल इवेंट्स। हमारे पास में कोई भी फिजियोलॉजिकल इवेंट्स हैं, उनकी चेन या पैटर्न, मतलब मुसलसल कुछ ना कुछ डिमांड बॉडी पे की जा रही है। ठीक है। तो उसमें जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देगी वो क्या होगा, वो हमारे पास में जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम होगा। अब देखिए फिजियोलॉजिकल इवेंट्स क्या हो सकते हैं। अब एक बीमारी हुई, उसके बाद दूसरी बीमारी हुई, उसके बाद तीसरी बीमारी हुई, अब एक चेन और पैटर्न बनता जा रहा है, मतलब आपकी सिम्टम बढ़ती जा रही है। अगर आप बात करें कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी बेसिकली एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, उसको अगर हम लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एक चेन और पैटर्न आ गया उसकी बॉडी में चेंजेस का। अब वो मुसलसल जब होता रहेगा तो उसकी बॉडी की आप देखते हैं कि अपीयरेंस टोटली चेंज हो जाती है, हेड टू टो आप चेंज हो जाते हो, मतलब आपके एलोपेशिया हो जाता है, मसल वीकनेस हो जाती है, आपके सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं। तो आपकी बॉडी पूरे का पूरा जो है वो एक पैटर्नाइज फॉर्म में रिस्पॉन्स करती है उस परेशानी को। तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे पास में जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम कहलाती है या स्ट्रेस सिंड्रोम हो जाती है वो। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है बेसिकली एक रिस्पॉन्स के तौर पे आपके सामने आ रही है। अब सेले के मुताबिक क्या था कि बॉडी अगर ग्लोबली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कि मतलब हेड टू टो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो बॉडी लोकली किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर भी रिस्पॉन्स कर सकती है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल अडेप्टेशन सिंड्रोम। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा चाहे वो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है चाहे लोकल अडेप्टेशन सिंड्रोम है, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली अलार्म रिएक्शन होता है, दूसरी रेजिस्टेंस होती है, तीसरी एग्जॉशन होती है। हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के एक नॉर्मल होम्योस्टेसिस चल रहा था। ऑल सिस्टम्स आर रिएक्टिव टू एवरीडे स्ट्रेसेस इन अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी मैनर, मतलब जितने भी स्ट्रेसर्स आ रहे थे हम उनको छोटे छोटे स्ट्रेसर्स को इजीली कोप करते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशन आई जिससे आप नॉर्मली कोप नहीं कर पाते, तो आपका होम्योस्टेसिस जो था वो क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ। इम्बैलेंस होने के में क्या होगा, स्ट्रेसर इज परसीव्ड, होम्योस्टेसिस स्लाइटली ड्रॉप्स एज द माइंड एंड द बॉडी टेम्परेली लूज द बैलेंस। अब यहाँ पे हमने क्या किया, बैलेंस लूज कर दिया। अब इस बैलेंस लूज करने की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अलार्मिंग सिचुएशन, मतलब कोई परेशानी आ रही है या आ चुकी है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में शॉक फेज स्टार्ट होती है जिसमें हमारे एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, कोर्टिकोस्टेरॉन वगैरह ज़्यादा होते हैं। अब ये बॉडी को फाइट और फ्लाइट की कंडीशंस के लिए रेडी कर रहे होते हैं। देन उसके बाद में क्या आएगा, रेजिस्टेंस की फेज आएगी। अब हम उससे मुकाबला करना शुरू कर रहे हैं उस स्ट्रेसर से। अडेप्टेशन रिसोर्सेज आर मोबिलाइज्ड टू कम्बैट स्ट्रेसर्स। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम उन जितने भी हमारे पास में परेशानियां आ रही हैं, जो स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, हम उनसे लड़ाई करना चाह रहे हैं और उनको हराना चाह रहे हैं। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमें फाइट और फ्लाइट की कंडीशंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हमने रेजिस्टेंस कर ली। अब जब हमारी रेजिस्टेंस पीक पे पहुंची तो हम थकना शुरू हो गए। जब हम थकते जाएंगे तो क्या होगा, एग्जॉशन होनी शुरू होगी हमारी। एग्जॉशन क्या होती है, अडेप्टेशन एंड एनर्जी स्टोर्स आर डिप्लीटेड, हमारी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है उस स्ट्रेस के साथ में मुकाबला करते करते। व्हेन रिप्लेनिश्ड बॉडी रिटर्न्स टू होम्योस्टेसिस, अगर वो दोबारा से आ जाए हमारे जो एनर्जी स्टोर्स थे, तो क्या होगा, हम दोबारा से उसी होम्योस्टेसिस पे जा सकते हैं। अब एग्जॉशन के बाद क्या होता है, एग्जॉशन के बाद या तो रिकवरी हो जाती है या डेथ हो जाती है। अब डेथ किस सिचुएशन में होगी, जब बहुत क्रोनिक केसेस हैं, मतलब परेशानी को, स्ट्रेस को झेल झेल के हम, चाहे वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, हम उसको झेल झेल के परेशान हो गए, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम डेथ की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। देन रिकवरी क्या होती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट आर वेल और पार्शली मैनेज्ड रिजल्ट इन कंप्लीट और पार्शियल रिटर्न टू होम्योस्टेसिस, हम दोबारा से उसी होम्योस्टेसिस के लेवल पर आ जाते हैं और हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मली फंक्शन करना शुरू कर देती है। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस एज अ ट्रांसैक्शन की, तो बेसिकली क्या होता है कि हर जो इंडिविजुअल है वो स्ट्रेस को डिफरेंट लेवल पे परसीव करता है। अब छोटे बच्चे की अगर हम बात करें तो उसकी पेंसिल गुम हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात होती है, या उसका जो होमवर्क है वो कोई फाड़ दे या उस पर पानी कोई गिरा दे तो उसके लिए बहुत मसले की बात होती है कि एक पेज मैंने लिखा था वो किसी ने मिटा दिया या पानी गिरा दिया ऊपर। लेकिन अगर आप किसी बड़े पर्सन को बोलें कि उसने एक सफ़ा लिखा है और वो ज़ाया हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से लिख लेंगे, आपके लिए लिखना उतना मुश्किल नहीं है।
तो हर किसी का स्ट्रेस को लेने का जो लेवल है वो मुख्तलिफ होता है। तो लेज़ेरस ने क्या किया था, उन्होंने रिकग्नाइज किया था दैट सर्टन इन्वायरमेंटल डिमांड्स एंड प्रेशर प्रोड्यूस स्ट्रेस इन सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल, मतलब मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरह से जो है वो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स आता है। ही एम्फेसाइजेस दैट पीपल एंड ग्रुप डिफर इन देयर सेंसिटिविटी एंड वल्नरेबिलिटी टू सर्टेन टाइप्स ऑफ इवेंट्स, जैसे कि हर कोई डिफरेंट तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है। कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल जो है वो डल पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं कि हम भाई इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो लेज़ेरस ने ये कहा था कि स्ट्रेस को जो है वो हम एक लेवल नहीं कह सकते कि ये परेशानी जो है सबको ख़त्म कर देगी या हर कोई जो है कोलैप्स कर जाएगा, इसमें नहीं। उन्होंने ये कहा था कि हर पर्सन का परसीविंग लेवल जो है डिफरेंट होता है, जिसके हर इंडिविजुअल जो है उस स्ट्रेस को मुख्तलिफ तरह से रिस्पॉन्स करता है। टर्म्स ऑफ इलनेस वन पर्सन में रिस्पॉन्स विद डिनाइल, another with anxiety and still another with depression, मतलब एक ही बीमारी है, एक ही परेशानी है, उसको कोई तो डिनाई कर रहा है कि भाई मुझे कैंसर नहीं हो सकता है, दूसरा पर्सन थोड़ा परेशान हो गया कि हाँ मुझे कैंसर हो गया है, ठीक है, और तीसरा जो है वो डिप्रेस, मतलब बिल्कुल खामोश हो गया वो कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, उसने हाथ पैर छोड़ दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का कि स्ट्रेस एज अ स्टिमुलस कब एक्ट करेगी, एज अ रिस्पॉन्स कब एक्ट करेगी और एज अ ट्रांजैक्शन कब एक्ट करेगी। देन हमारे पास आते हैं फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडीली क्या सिम्टम्स आती हैं, तो परेशानी में आपकी एक्नी जो है वो उसका नंबर बढ़ जाता है, फेस पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, वेट लॉस हो जाता है कुछ लोगों में वेट गेन हो जाता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को एकदम से परेशानी नहीं बताई जाती है, या कोई हमारे पास में हार्ट का पेशेंट है तो हम उसको फौरी तौर पे कोई परेशानी या कोई खुशी की खबर नहीं सुनाते हैं, कि बेसिकली वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह का स्ट्रेस होता है ना, दोनों तरह का स्ट्रेस जो है वो उनके या तो ब्लड शुगर लेवल्स को रेज कर देगा या फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को इंक्रीज कर देगा, बीपी बढ़ जाता है। फीमेल्स में मोस्टली इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो जाते हैं, क्योंकि परेशानी जब आती है, स्ट्रेस आती है, तो हार्मोन लेवल जो है वो इम्बैलेंस होते हैं, तो जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कुछ लोगों को डायरिया होता है, आपने अक्सर देखा होगा जब आपके एग्जाम्स होते हैं या कोई वाइवा वगैरह होता है तो उसमें ब्लोटिंग होना शुरू होती है एब्डोमेन में, बटरफ्लाइज होती हैं, बॉडी एक्स होती हैं, हेडेक्स हो सकती हैं, टेंशन इन द जॉ एंड द नेक, आपको अपनी जॉ में और अपने नेक में जो है वो टेंशन या मसल वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिफ नज़र आते हैं। डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, नींद नहीं आती परेशानी में, अपसेट स्टमक अपसेट होता है, आपको नींद ना आने की वजह से भी होता है और स्ट्रेस में भी हो जाता है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स थी जो कि स्ट्रेस की वजह से आती हैं। देन हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस की, कि अगर हम मतलब स्ट्रेस आया तो हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट होगा उसका। तो मूड रिलेटेड कुछ सिम्टम्स आती हैं जिसमें फीलिंग ऑफ सैडनेस, कुछ लोग सैड हो जाएंगे, उम्मीद छोड़ देंगे, हेल्पलेसनेस में चले जाएंगे, इरिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब जैसे आपने देखा होगा अक्सर परेशानी में हम कहते हैं कि मुझसे भाई बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, तो क्या होता है कि आपकी इरिटेबिलिटी लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लोअर्ड फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, आपका गुस्सा, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो, बहुत जल्दी जो है ना आपको गुस्सा आने लग जाता है, आप किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। फीलिंग ईजिली ओवरवेल्म्ड, आपको छोटी से छोटी बात पे भी बहुत परेशानी होना शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ मोटिवेशन, किसी भी तरह की मोटिवेशन आपके अंदर नहीं होती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, आप रेस्टलेस होते हो, और ऑब्सेसिव थिंकिंग पैटर्न, आप उसी एक परेशानी के बारे में सोचते रहते हो मुसलसल, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो स्ट्रेस के आने की वजह से हो सकती हैं। देन ये मुझे एक बुक में मिली थी पिक्चर, तो उसमें क्या है कि आपको स्किन पे अगर हम बात करें तो एक्जिमा, प्रूराइटस, अर्टिकेरिया या सोरियासिस स्किन एलर्जीज की टाइप्स हैं, तो ये हो सकती हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में अस्थमा हो सकता है, हे फीवर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है स्ट्रेस में, परेशानी में आके। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एसेंशियल हाइपरटेंशन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो ये इसको आप सब एक दफ़ा देख लीजिएगा कि कौन कौन सी सिस्टम वाइज जो सिम्टम्स आती हैं वो हमारी स्ट्रेस की वजह से आ रही हैं। ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने ये इसमें ऐड कर दिया। इट इज़ नॉट द स्ट्रेस दैट किल्स अस, इट इज़ आवर रिएक्शन टू इट। कि वो हमारी स्ट्रेस जो है वो हमें नहीं मारती है, वो हमें परेशान नहीं करती है, हमारा रिएक्शन जो होता है उस पर वो हमें ख़त्म करता है। अब वो रिएक्शन चाहे हमारा फिजियोलॉजिकल आ रहा है या हमारा साइकोलॉजिकल आ रहा है, वो हमें ख़त्म कर देता है। अब हम बात करते हैं, स्ट्रेस तो पढ़ ली हमने, अब हम कोपिंग की तरफ बात करते हैं कि हमने उस परेशानी से कोप कैसे करना है। तो कोपिंग क्या होती है, डीलिंग विद द चेंज, कोई भी चेंज जो आ रहा है उससे डील करना। आइदर आप सक्सेसफुली कर रहे हो या आप अनसक्सेसफुली कर रहे हो, आप फेल हो रहे हो उसमें। अब कोपिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी कि कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स जो आप उस स्ट्रेस की, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए कर रहे हो, जो तरीका अपना रहे हो, वो क्या होगी, आपकी कोपिंग स्ट्रेटजी होगी। जैसे नाम में लिखा हुआ है ना कि कोपिंग क्या होती है, कि उससे मुकाबला करना, स्ट्रेटजी किस तरीके से आपने मुकाबला करना है उस
जो भी मसला आया है उससे। अ कोपिंग स्ट्रेटजी is a natural or learned way of responding to a changing environment or specific problem or situation। किसी भी प्रॉब्लम और सिचुएशन को जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि आप उसमें से बाहर निकल सको तो क्या होगा, वो आपकी कोपिंग स्ट्रेटजी होगी। अकॉर्डिंग टू फोकमैन एंड लज़ारस, coping is the cognitive and behavioral effort to manage specific external or internal demands। आपने क्या करना है, जो भी आपकी बॉडी से एक्सटर्नली डिमांड किया जा रहा है, मतलब आपका अगर कोई बिहेवियर चेंज करना चाह रहा है या आपकी कोई प्रैक्टिस चेंज करना चाह रहा है या आप खुद से अपनी इंटरनल डिमांड्स की बेस पे उसको चेंज करना चाह रहे हो, तो क्या होगा, आप उसको चेंज करने के लिए जो भी स्पेसिफिक एफर्ट करोगे, चाहे वो कोग्निटिव एफर्ट होगी आपकी या आपकी बिहेवियरल एफर्ट होगी, वो आपकी कोपिंग होगी। अब आगे हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ कोपिंग। तो 6 टाइप्स हैं कोपिंग की बेसिकली। प्रॉब्लम फोकस्ड है, इमोशन फोकस्ड है, शॉर्ट टर्म कोपिंग है, लॉन्ग टर्म है, अडेप्टिव है और मैल अडेप्टिव है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम फोकस की, कि हम उस प्रॉब्लम को फोकस करेंगे और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम जो भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी टास्क करेंगे, जिस भी तरह का रिस्पॉन्स करेंगे, वो क्या होगा, प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग होगी। कोपिंग रेफर टू एफर्ट्स टू इम्प्रूव अ सिचुएशन बाय मेकिंग चेंजेस और टेकिंग एक्शन। मतलब आपने काम करना है, इसमें आपने सोचना नहीं है, आपने उठ के काम करना शुरू कर देना है कि मैंने इसको चेंज करना है, इस परेशानी को डील करना है। तो क्या होगा कि आप प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग करोगे। देन हमारे पास आती है इमोशन फोकस। इमोशन फोकस में ना आपने सिर्फ बैठ के उस परेशानी के हल के बारे में सोचना होता है या किसी अपने से डिस्कस करना होता है। कोपिंग इंक्लूड थॉट्स एंड एक्शंस दैट रिलीव इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशन फोकस्ड कोपिंग डज नॉट इम्प्रूव द सिचुएशन बट द पर्सन ऑफन फील्स बेटर। अब देखें, आप किसी परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, आप कहते हैं ना गुस्से में, खुशी में या बहुत ज़्यादा दुख में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आप जब मेंटली रिलैक्स हो तब आपको कोई फैसला करना चाहिए। तो इमोशन फोकस कोपिंग जो होती है, ये आपकी बिल्कुल उसी तरह की किसी इमोशनल कंडीशन में लिया गया फैसला या किया गया कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। तो वो उस सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं करता, लेकिन वो पर्सन जो है, जो उसको डील कर रहा है, जो कोप कर रहा है, उसको थोड़ा सा बेहतर लगना शुरू हो जाता है। देन हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कोपिंग स्ट्रेटजीज की। तो ये क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टिव होती हैं और प्रैक्टिकल होती हैं। अब अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया हुआ है तो आप उसको अपने बीएमआई लेवल तक लेकर आना चाहते हैं, जो आपका हेल्दी बीएमआई लेवल है, तो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म कोपिंग स्ट्रेटजीज करते हैं कि आप एक हेल्दी डाइट लेंगे या एक्सरसाइज करेंगे। तो ये क्या होती हैं, ये कंस्ट्रक्टिव होती हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। देन अगर आप बात करें शॉर्ट टर्म कोपिंग स्ट्रेटजीज की, तो ये क्या होती हैं, बिल्कुल टेम्परेरी बेस्ड होती हैं और इनकी वजह से कोई भी लॉन्ग टर्म चेंज आपकी बॉडी में नहीं आता है। जैसे आपने एक शॉर्ट पीरियड के लिए कीटो डाइट की, फिर आपने छोड़ दी, तो क्या होगा कि उसके आपकी जो हेल्थ है उस पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट आएंगे और आपको फ़ायदा टेम्परेरीली होगा, लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं होगा। देन हमारे पास आती है अडेप्टिव कोपिंग, मतलब जिसमें पर्सन जो है वो अच्छे से डील कर लेता है उस परेशानी के साथ में और आहिस्ता आहिस्ता करके वो परेशानी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास मैल अडेप्टिव कोपिंग आती है, मतलब जिसमें आपने अच्छे से उसको डील नहीं किया परेशानी को और वो आपके लिए मज़ीद परेशानियां क्रिएट करना शुरू कर देती है। जैसे कि अगर आपने झूठ बोल दिया है तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, या अगर आपने किसी एक से कर्ज लिया है और आप उसको अदा नहीं कर सकते तो आप किसी और से लेके उसको कर्ज अदा कर दो और मुसलसल जो है वो आप पे कर्जा चढ़ता रहेगा, तो आप भी परेशानी में मुसलसल जो है वो और ज़्यादा इंडल्ज होते चले जाएंगे। फिर नर्सिंग लिटरेसी की अगर हम बात करें तो उसमें इफेक्टिव और इफेक्टिव कोपिंग आती है। इफेक्टिव कोपिंग मतलब अडेप्टिव कोपिंग और इनइफेक्टिव मतलब मैल अडेप्टिव कोपिंग जो होती है वो आती है उसमें। उसके बाद फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारे कोपिंग पैटर्न्स को जो इफेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से इफेक्ट करते हैं हम वो देखते हैं। डाइट जो है, अगर आप अच्छी डाइट रखेंगे, आपकी बैलेंस डाइट होगी, न्यूट्रिशन आपकी अच्छी होगी और आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, आपके सारे मिनरल जो है रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी हो रही है, तो आप स्ट्रेस को, परेशानी को अच्छे से कोप कर सकते हैं। एक्टिविटी और एक्सरसाइज में क्या आता है कि अगर आप एक्टिविटी करते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज देती है और आप उस परेशानी से, स्ट्रेस से जल्दी निकल सकते हैं बाहर से। देन स्लीप आती है, आप जितना ज़्यादा सोएंगे, 6 से 9 घंटे की नींद आपके लिए रिक्वायर होती है। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन रिलैक्स होता है और आप सिचुएशन को मुख्तलिफ एस्पेक्ट से जब देखते हैं तो उसका हल बेहतर तरीके से तलाश कर सकते हैं। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आती है, तो उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि आपके पास में इर्द गिर्द कितने सारे लोग हैं जो आपकी उस परेशानी को डील करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आपके पास में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं, मतलब अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास में क्या क्या प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो उस परेशानी को, स्ट्रेस को डील करने में आपके काम आ सकती है। देन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आते हैं। फिर उसके बाद आपके पास में होता है सक्सेस इन मैनेजिंग स्ट्रेस, कि आप उस स्ट्रेस को मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। अब देखें ना, अगर आपको एक के बाद एक कोई 10-15 स्ट्रेस
स्ट्रेसर आए हैं और 10-15 तरह की स्ट्रेस जो है उन्होंने क्रिएट कर दी है, अगर वो आपके ब्रेन में हैज़र्डली पड़ी होंगी विदाउट एनी प्रायोरिटी बेसिस, तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर आप डिटेल में उनके बारे में बैठकर सोचेंगे और हर एक छोटी परेशानी के डिफरेंट पार्ट्स करके उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, आपकी स्ट्रेस मैनेज हो जाएगी और आपके लिए वो उतनी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। बिल्कुल उस तरह से जैसे कि एग्ज़ाम आता है आपके पास, तो आपने देखना है आपकी बुक में अगर 16 चैप्टर हैं या 17 चैप्टर हैं, तो आप उनको डिवाइड करते हैं, पहले 4-5 आसान वाले कर लेते हैं, फिर कोई एक मुश्किल वाला कर लेते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, फिर से करना शुरू करते हैं। तो क्या होगा, आपने उस स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर लिया, तो वो आपके लिए उतनी बड़ी स्ट्रेस नहीं रहेगी। देन आपके पास में सोशल इंटरेक्शन, अब्यूज़, डिवोर्स या डेथ आ सकती है कि अगर किसी की अब्यूज़ हुआ है किसी के साथ में, किसी की डिवोर्स हो गई या डेथ हो गई है, तो उसमें क्या होता है कि आपके कोपिंग जो पैटर्न्स हैं, जो आपकी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती हैं। देन डिसफंक्शनल होम सिचुएशंस हैं, मतलब ये कि आपके घर में कोई भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो कि आपको हेल्प आउट करे उस स्ट्रेस से बाहर निकलने में, रिवाइव करने में, तो आप परेशानी से अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। देन सेंसरी डेफिसिट्स आएंगे, आपकी परसेप्शन जब अच्छी नहीं होंगी तो आप उस स्ट्रेस को अच्छे से कोप नहीं कर सकेंगे। तो आपने नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करना है इस सिचुएशन के ऊपर। तो अगर किसी पर्सन का कोपिंग स्ट्रेस पैटर्न हमने देखना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम पहले असेसमेंट करेंगे किसी भी क्लाइंट की जो कि परेशान या स्ट्रेस में है। हम देखेंगे कि नर्सिंग हिस्ट्री क्या है उसकी, बेसिकली हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे कि वो नाखून तो नहीं चबा रहा, अपने बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं, मतलब दोनों अपनी लेग्स क्रॉस किए हों, उसने अपने आर्म्स क्रॉस किए हों, ठीक है, अपने हाथ जो है उनको बार बार वो मसल रहा हो, या उसके कुछ वेट चेंजेस पूछेंगे कि सडन वेट गेन या वेट लॉस की हिस्ट्री तो नहीं है। उसके बाद में हम उसकी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स पूछेंगे, जैसे कि हाइपरटेंशन या डिजनिया तो नहीं है उसको, और आपकी पास्ट कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या थी और अभी आप क्या सोच के हैं कि आप किस तरह से इस परेशानी को डील करेंगे। नंदा के जो इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक लेबल्स हैं जो आप इस पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या है, एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी क्या होती है, बेसिकली कि जब भी आपको डेंजर फील होता है, तो उस डेंजर की एप्रीहेंशन में जो भी आपका बिहेवियर होता है वो आपकी एंग्जाइटी होती है। मतलब आपको अलार्मिंग सिचुएशन मिलना शुरू होती है कि कुछ ना कुछ परेशानी आने लगी है। केयर गिवर रोल स्ट्रेन आता है नेक्स्ट हमारे पास में। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी को केयर प्रोवाइड कर रहे थे, वो आपका रोल था प्रोवाइड करना, तो अब आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, केयर गिवर रोल स्ट्रेन आएगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली के किसी एक पर्सन की डेथ हो गई है, वो आपके लिए स्ट्रेस का जो है वो बायस बनी है, तो उसका जो रोल था वो अब कौन प्ले करेगा। देन आती है कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली कोपिंग। तो इसमें क्या होता है, आई यूजली सपोर्टिव प्राइमरी पर्सन, फैमिली मेंबर और क्लोज फ्रेंड प्रोवाइड इनसफिशिएंट, इनइफेक्टिव और कॉम्प्रोमाइज सपोर्ट। ठीक है, कि मतलब आपको आपकी फैमिली जो है वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो आप उस पर्सन के डायग्नोसिस बनाते हुए कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली कोपिंग का डायग्नोस्टिक लेबल लगाएंगे। देन हमारे पास में क्या आता है, प्लानिंग आती है। द नर्स डेवलप प्लान इन कोलैबोरेशन विद द क्लाइंट एंड सिग्निफिकेंट सपोर्ट पीपल व्हेन पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट स्टेट ऑफ हेल्थ। आप उस क्लाइंट की हेल्थ स्टेट के हवाले से आप उस पर्सन के साथ भी और उसकी फैमिली की जो सिग्निफिकेंट सपोर्ट पीपल है उनके साथ में एक प्लान बनाएंगे। अब वो प्लान क्या हो सकता है कि आपने परेशानी को डील कैसे करना है, उस परेशानी को डील करने के क्या तरीके हैं, किस तरह से आपकी जो रिलीजियस एफिलिएशन आप कर सकते हैं उसके साथ में, आप किस तरह से उस परेशानी को पार्ट्स में डिवाइड करके उससे कोप करना शुरू करेंगे। देन हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजीज, मतलब हम उसकी डाइट जो है वो बेहतर कर सकते हैं, हम उसकी हेल्दी एक्टिविटीज जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, हम उससे एक्सरसाइज करा सकते हैं। जो जो फैक्टर्स हमने पीछे पढ़े ना, हमने वो सबको एड्रेस करना है। हम जो है एक्सरसाइज कराएंगे, स्लीप बेटर करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे उस पर्सन के लिए, ताकि जो है परेशानी या उस स्ट्रेस से अच्छे से वो निकल सके। उसकी एंग्जाइटी कम करेंगे, उसका जो एंगर आ रहा है उसको हम मीडिएट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश करेंगे। और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिसमें मसाज आ सकता है, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपीज आ सकती हैं, जिसके अंदर म्यूजिक आ सकता है, या रिलीजियस एफिलिएशन आ सकती है, तो हम वो सब कुछ करके उसकी उस स्ट्रेस लेवल को आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश करेंगे। देन इवेल्युएशन आती है। तो अब इवेल्युएशन में हमने क्या देखना होता है, हमने ये देखना होता है बेसिकली कि हमारा जो प्रॉब्लम था, जिसको फोकस करके हमने जिस पे डायग्नोसिस बनाया, हमने प्लानिंग की, हमने इम्प्लीमेंटेशन की, अब उसका क्या रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, क्या आउटकम्स आ रही हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे क्लाइंट ने प्रॉब्लम को परसीव कैसे किया, क्या उस प्रॉब्लम को परसीव कर भी पाए या नहीं कर पाए, कुछ हमने सक्सेसफुल कोपिंग की या नहीं की, क्या हमारी वो कोपिंग स्ट्रेटजी सफिशिएंट थी उन आउटकम्स के लिए। अगर वो सफिशिएंट नहीं थी, तो हमें और मजीद क्या करना चाहिए उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम जो है वो पूछते हैं उस क्लाइंट से भी, और हम एड्रेस करते हैं कि कोपिंग किस लेवल तक हुई है और हमें किस लेवल तक मजीद लेकर जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इवेल्युएटिंग हो गई। तो इस पूरी स्लाइड को आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लेक्चर को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग पढ़ सकें। अल्लाह हाफिज़।